तो एपिसोड 68 की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस उन सभी ग्रैंड लेवल हंटर्स के सामने खड़े होता है, जिसके बाद फ्रांसिस बोलता है ओ हरमन मूरे, और धीरे धीरे कर यहाँ पर अपने फ्रांसिस को भी याद आ जाता है कि ये मुरमुरा कौन था। बट साथ ही साथ यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है नहीं, तुम हरमन मूरे नहीं हो सकते, क्योंकि हरमन मूरे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तुम जरूर से उसके भाई होगे। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर मूरे बोलता है तुम काफी जल्दी सोचते हो। और उसके बाद फिर यहाँ पर वो मूरे बोलता है मैं हार्ले मूरे हूँ, और जो मेरा हरमन मूरे भाई है वो मुझसे छोटा है। जिसके बाद हमें बताया जाता है हार्ली मूरे एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर है। और इतना सुनने के बाद फ्रांसिस फिर बोलता है अच्छा तो तुम हो उस बास्टर्ड के बड़े भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम एक दूसरे से ज्यादा दूर तक नहीं गिरते। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद मूरे काफी ज्यादा चिल्लाकर बोलता है तुम चुप कर जाओ छोटे बास्टर्ड, और मुझे बताओ क्या तुमने और योवान ने मिलकर नाइजेल को मारा था। जिसके जवाब में यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है मुझे उस घटिया को खत्म करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये काम तो मैंने खुद ही किया था। और वो क्या नजारा था, क्या वो तुम्हारा छोटा बच्चा था। एंड अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद मूरे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो मेरी फैमिली था बास्टर्ड, अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपने खाली हाथों से ही टुकड़े टुकड़े कर मार दूंगा। बट उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सेमी को। रुको, क्या फ्रांसिस इन लोगों को जानता है? मैंने तो ये सोचा था कि ये सभी लोग लियोनार्ड फैमिली से हैं, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर कैप्टन सू बोलती है नहीं, वो सभी लोग मूरे फैमिली के वॉरियर हैं। डैम इट, ये सब कुछ यहाँ पर लियोनार्ड फैमिली के बारे में नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी ज्यादा फैमिलीज हैं, जैसे कि मूरे फैमिली। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर मास्क वाला पर्सन बोलने लगता है बॉस, आपको उससे बात करने में समय बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के लिए और ज्यादा समय निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सेमी हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद फ्रांसिस बोलता है ठीक है, पकड़ा गया, अब मुझे चलना होगा। लेकिन तभी अचानक से ही मूरे फ्रांसिस पर अटैक करते हुए बोलता है मैं उसे पहले मारूंगा। ट्रेंट, ये छोटी मोटी फाइट्स तुम्हारी हैं। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद वो फ्लूट पर्सन फ्लूट को बजाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस ने यहाँ पर मूरे के अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। बट साइड ही साइड सेमी बोलता है फ्रांसिस चलो ये करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर सेमी के पीछे आ जाते हैं, लेकिन हमें वापस से यहाँ पर फ्रांसिस के हाथ में एक और सस्पिशियस चीज देखने के लिए मिलती है, और वो अचानक से ही उस चीज को जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ग्रीन स्मोक होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर सही टाइम रहते फ्रांसिस अपने मास्क को पहन लेता है, और साथ ही साथ देखते हैं हम यहाँ पर सभी सोल्जर्स ने और सेमी ने भी उस मास्क को पहन लिया होता है। अभी के अभी सभी लोग स्टार सीड के गार्डन में भागो। जिसके बाद फिर यहाँ पर मूरे भी बोलता है ध्यान से सुनो, ये जो स्मोक है इसके अंदर जहर है। डैम इट फ्रांसिस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम फिर से ये गंदे खेल खेलने लग गए। बट हम वहीं पर देखते हैं कैप्टन को, जो कि बोलती है ओह नो, मेरे पास यहाँ पर मास्क नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रांसिस आ जाता है, ये लो मेरे पास एक है, इसे अभी के अभी पहन लो। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्टन भी उस मास्क को पहन लेती है, और फिर उसके बाद सभी सोल्जर्स स्टार सीड के गार्डन में आ जाते हैं। हमने कर दिखाया और अब हम लोग सेफ हैं। और फिर मास्क को उतारते हुए फ्रांसिस बोलता है बाल बाल बचे। हाँ फ्रांसिस, ये तो बहुत बढ़िया है, जर्नल ने पहले ही इसके लिए प्लान बना रखा था, वरना तो अभी के अभी सब कुछ बर्बाद हो जाता। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर बाहर की तरफ से काफी सारे मॉन्स्टर्स को लगातार झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर बताया जाता है जो ये स्टार सीड का गार्डन है उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरे मिलिट्री बेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक, जिसमें जर्नल ये बता रहे होते हैं यहाँ का जो आखिरी डिफेंस सिस्टम है वो बस एकदम इमरजेंसी में ही स्टार्ट हो सकता है। लेकिन वहीं साइड में खड़ी हुई कैप्टन अभी भी सोच रही होती हैं मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, फ्रांसिस ने आधे साल के अंदर ही कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। खैर वैसे भी इसके फादर भी तो ग्रेट हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बाहर का सीन, जहाँ पर वो मुरमुरा और उसके साथी खड़े होते हैं। ये कितना ज्यादा फनी है, उन स्टूपिड को ऐसा लगता है कि ये डोर हमें रोक सकते हैं। जितना बोलने के बाद यहाँ पर मुरमुरे डायरेक्ट अपनी एक्स के साथ उस बैरियर पर अटैक कर देता है। मैं इसे मिनटों में ही यहाँ से खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर उल्टा ही रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से मुरमुरे के हाथ में एक बिजली का झटका लगता है। डैम इट, ये जो पावर है ये सच में काफी ज्यादा है। मैं तो एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर वापस से जर्नल बताते हैं गोल्डन सिटी का एक बेस्ट वॉरियर सिर्फ अपने एक ही अटैक के साथ इस डिफेंस बैरियर
बैरियर को तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर इसे कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। और ये चीज मैटर नहीं करती कि वो कितना ज्यादा यहाँ पर ट्राई करता है, चाहे फिर वो मैं ही क्यों ना हूँ। और इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है हमें बस यहीं पर रुकना है और अब बिल्कुल शांत रहना है। और फिर उसके जवाब में यहाँ पर सेमी बोलता है हाँ, क्योंकि जर्नल बाहर के सभी एनिमीज से निपटते हुए बाद में इन पंख तक भी पहुँच जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं मुरमुरे को, जो कि बाहर से ही फड़फड़ा रहा होता है फ्रांसिस हैवलेट, अगर तू अंदर ही रहता है तो हम कभी न कभी तुझे पकड़ ही लेंगे, और जब तो सैमुअल भी तेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। और अगर सच कहूँ तो सैमुअल खुद ही शायद से यहाँ पहुँच पाएगा, इसलिए अब तुम लोग तो एकदम बर्बाद हो चुके हो। लेकिन तभी वहाँ पर सैमी अंदर से बोलता है तुम हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जो हमारे बेस का डिफेंस सिस्टम है वो हमें कुछ और दिन तक सेफ रख सकता है, भले ही यहाँ पर काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर भी मॉन्स्टर टाइड ही क्यों ना आ जाए। और इसके सिवाय जर्नल के अलावा भी हमारे मिलिट्री बेस के अंदर काफी सारे इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर्स हैं। जितना सुनने के बाद यहाँ पर मुरमुरे काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है क्या यहाँ पर एक से ज्यादा इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर्स हैं। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है रेनबो माउंटेन के ऊपर बना हुआ ये मिलिट्री बेस, जहाँ पर आज से पहले भी कई सारी मॉन्स्टर टाइड्स आ चुकी हैं, लेकिन ये अभी तक भी टिका हुआ है। और आजकल तो मिलिट्री बेस एक ऐसा सॉलिड फोर्ट्रेस है जिसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, सैमुअल जानता था कि हाल ही में आसपास काफी ज्यादा बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसलिए उसके पास प्लान बी था, बस ऐसे ही। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने जर्नल को, जो कि एक पर्सन से फाइट कर रहे होते हैं। हम इतने ज्यादा टाइम से फाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तुमने अपनी स्किल्स को एक्सपोज करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं की है, तुम कितने डरपोक हो। जिसके बाद हमें बताया जाता है ये है जोसी फिनले, और ये गोल्डन सिटी आर्मी की स्पेशल फोर्स का कैप्टन है। और अब उसके बाद यहाँ पर जोसे बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तूने मुझे इसके अंदर फंसाया है सैमुअल, क्योंकि तुमने मुझे नहीं बताया था कि मुझे यहाँ पर आकर मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ेगा। जिसके जवाब में यहाँ पर अपने कैप्टन बोलते हैं मैंने भी ये सब कुछ तो नहीं सोचा था, लेकिन खैर फिर भी अब इन बास्टर्ड्स को एलिमिनेट करने के बाद मैं तुझे एक ड्रिंक पिलाऊंगा। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पर वो सस्पिशियस पर्सन बोलने लगता है मैं काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ, तुम्हें ये सब कुछ पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, जिसकी वजह से तुमने पहले ही कैप्टन फिनले जैसे इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर्स को अपने पास बुला लिया। और अब मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ कि रेनबो माउंटेन का मिलिट्री बेस अभी तक हर डेंजर से सरवाइव कैसे कर पाता है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी लीडरशिप के अंदर होता है जनरल विल। उसके बाद फिर यहाँ पर अपने कैप्टन बोलते हैं पूरी गोल्डन सिटी के अंदर आर्मी काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से हमें पहले ही ये सब कुछ पता चल जाता है कि आखिरकार कौन क्या प्लानिंग कर रहा है। और तुम जैसे जितने भी आउटसाइडर गोल्डन सिटी के अंदर अटैक करते हैं तो तुम्हें पता ही होगा वो लोग क्या कहते हैं कि रात में जो कुछ भी होता है वो दिन में सामने आ ही जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं उसी सस्पिशियस पर्सन को। शायद से हमारी प्लानिंग यहाँ पर परफेक्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लास्ट स्टेप तक पहुँच चुके हैं। तुम एक काफी ज्यादा जानकारी वाले पर्सन हो जनरल विल, लेकिन आज तुम्हें रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। ये तो तुम्हारे लिए कितनी बुरी बात है। और बेचारा कैप्टन फिनले वो तो तुम्हारी वजह से ही मारा जाएगा। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर जनरल बोलते हैं हमें मारना चाहते हो, चलो अपनी पूरी ताकत यूज करो और देखते हैं आखिर में कौन मरेगा। ओह छोटे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में मुझे मार सकते हो? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है जेड की, जो कि अपने बीस्ट को भगाते हुए बोलता है जल्दी करो डॉग हेडेड रैट, इन सभी को खा जाओ। एंड यहाँ पर इस आवाज को सुनने के बाद जर्नल बोलते हैं वो कौन है, मुझे यहाँ पर डेंजर फील हो रहा है। जिसके बाद फिर यहाँ पर वो मास्क पर्सन बोलता है हम तुम दोनों को अकेले नहीं मार सकते, मुझे पक्का पता था। हालांकि चीजें काफी ज्यादा अलग हो जाएंगी अगर हमारे पास भी एक काफी ज्यादा पावरफुल साथी होगा। टेक्निकली देखा जाए तो हमारे पास दो हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जेड जर्नल विल के पास पहुँच जाता है। जर्नल विल काफी ज्यादा टाइम बाद दिखे, या फिर शायद से अब मुझे तुम्हें अलविदा कह देना चाहिए। एंड यहाँ पर जेड लियोनार्ड को देखकर जर्नल काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, आखिरकार ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 69 देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।